तो आज बात करेंगे साइनोवेक्टमी की। तो साइनोवेक्टमी क्या होता है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक पोर्शन को या फिर पूरे साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो होती है लाइनिंग उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जो ये जॉइंट है, जॉइंट के अराउंड कैप्सूल होता है और इस कैप्सूल से लगता हुआ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना दो बोन आपस में रब नहीं करती और लुब्रिकेशन बना रहता है। तो जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज जाती है या डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से जॉइंट फ्यूजन हो जाता है, जिससे मूवमेंट फ्री नहीं हो पाता। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे इनर जॉइंट सरफेस को, टेंडन को, बर्सा को एक तरीके से लाइन करे रखता है, जो कि लुब्रिकेशन और फ्री मूवमेंट कराता है। जब इस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है तो उसी को कहते हैं हम साइनोवाइटिस। अब इसे करते क्यों है, वाई इट इज़ डन? तो काफ़ी सारे केसेस में हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट है वो बहुत पेनफुल हो जाता है। ये सिमेट्रिकल चलता है, यानी दोनों हाथों में साथ हो जाता है। तो डिमार्ट्स हम इसके लिए देते हैं एज अ ड्रग विच इज़ रिफर्ड एज डिसीज मॉडिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग्स। लेकिन जब भी ये इस कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करती तो उसके बाद हमें जो ऑप्शन नज़र आता है वो है साइनोवेक्टमी। इसके अलावा हम साइनोवियल कोंड्रोमेटोसिस करते हैं। कोंड्रो मतलब कि एक तरीके से कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कोंड्रो बोन को ही बोलते हैं, कार्टिलेज को बोलते हैं, जो कि हार्ड होता है। तो इस केस में क्या होता है, ये साइनोवियम में ना हार्डनिंग हो जाती है। इसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि बोन का कंपोनेंट होता है एक कैल्शियम। तो इस केस में क्या होता है, इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो जब ये कैल्सिफाई हो जाएगी तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो उस केस में हम साइनोवेक्टमी करते हैं। इसके अलावा जब पिगमेंटेड वीनोनोडुलर साइनोवाइटिस होता है, उस केस में भी करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और साथ में पिगमेंटेड विलोनोडुलर साइनोवाइटिस, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, मतलब विलस टाइप फॉर्मेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन होती है, जिस वजह से साइनोवेक्टमी कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी हम साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया अगर किसी पेशेंट को हो तब भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम हीम आर्थरोसिस कहते हैं। और उसका बिना कोई एक्सटर्नल कोज के, यानी बिना कोई हिट के या कोई भी बाहरी कोई इंजरी की वजह से नहीं होता, ये इंटरनल ही कोज की वजह से हो रहा है। तो अगर रिपीटेटिव होता रहे तो एक क्रॉनिक जॉइंट एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होने लगती है। तो इस केस में भी हम साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेप्टिक अर्थराइटिस में भी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा सोरिएटिक अर्थराइटिस, सोरियासिस एक स्किन कंडीशन होती है, जब ये जॉइंट में फैलने लगती है तो इसको हम सोरिएटिक अर्थराइटिस कहते हैं। इसकी क्रोनिक या फिर प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है एक तरह की। तो जब इसमें भी क्या होता है, पेन और स्वेलिंग बढ़ जाता है, तो तब भी हम इसको रिलीव करने के लिए साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन जब हो तो उस केस में हम ये नहीं करते। इसके अलावा अगर रेडियोलॉजिकल साइनोवेक्टमी हुई, मतलब ये जो है नहीं कराएंगे कब, अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, क्योंकि ये बेबी को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव अगर जॉइंट डिसेबिलिटी है उस केस में भी हम इसको नहीं कराएंगे। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी क्रोनिक स्टेज में डिस्ट्रक्शन हो गया है तब भी हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जॉइंट स्पेस काफ़ी नैरो हो गया है। तो अगर जॉइंट स्पेस काफ़ी नैरो है तो ये क्या कर सकता है, और ज़्यादा उसको साइनोवियम की सिक्रीशन को और कम कर देगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन को छेड़छाड़ करके। ठीक है, तो हम उसमें ना ये अवॉइड करेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवेक्टमी। तो साइनोवेक्टमी पहला है कीमो साइनोवेक्टमी। इसमें होता क्या है, हम एक ओस्मिक एसिड ड्रग होता है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं जो भी जॉइंट अफेक्टेड है। ये क्या करेगा, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, काफ़ी कम यूज़ होता है वैसे ये। इसके अलावा है सर्जिकल प्रोसीजर, एक होता है ओपन, ये दो तरीके का है, एक ओपन और एक मिनिमल इन्वेजिव। तो जो ओपन होता है उसमें जॉइंट को ओपन करके, मतलब स्किन इंसीजर्स लगा के फिर पूरा जॉइंट ओपन करके तब साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम रिमूव करते हैं। और एक होता है मिनिमल इन्वेजिव, जिसके अंदर हम आर्थ्रोस्कोपिक या फिर आर्थ्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, जिसको हम की होल सर्जरी भी कहते हैं। इसके अलावा
होता है रेडियो साइनोवेक्टमी। इसके अंदर हम कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं, जैसे कि यूट्रियम-60, अर्बियम, डिस डिस्प्रोसियम और ये हो गया रेनियम। ये सब हम जॉइंट के अंदर, जो जॉइंट है, स्पेस है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब माइल्ड साइनोवाइटिस हो और चिल्ड्रन में हीमोफीलिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम इसको करेंगे। अब किसी पेशेंट को हम कैसे तैयार करेंगे फॉर साइनोवेक्टमी? सबसे पहले हमें हिस्ट्री और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कितना डैमेज है, कितना पेन है, कितना डिस्कम्फर्ट या फिर रेंज ऑफ मोशन कितना डिक्रीज़ है। इसके अलावा हम इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे। ये क्या करता है? अफेक्टेड जॉइंट की इमेजिंग देता है हमें, ठीक है, थ्रू रेडियोलॉजिकल्स। ये एक सबसे सिंपल रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा हम एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई क्या करता है? एक मतलब एक ट्यूब टाइप होती है, उसमें ना पेशेंट को हम लेके जाते हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, उसमें काफ़ी लाउड साउंड होता है, तो हम इसमें बोल देते हैं पेशेंट को कि बिफोर गोइंग इनटू इट आप कोई ईयर प्लग वगैरह डाल सकते हैं कानों में, ताकि वो जो साउंड है वो आपके ईयर को इरिटेट ना करे। और ये ना हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग देती है जॉइंट की। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। एक स्मॉल प्रोब यूज़ होती है, स्किन के ऊपर रखी जाती है, और वो जॉइंट में जो भी आपको एरिया देखना है वो सॉफ्ट टिश्यू की डिटेलिंग आपको प्रेजेंट कर देती है। इसके अलावा सिंटीग्राफी होती है। ये इसमें क्या करते हैं? हम एक रेडियो ट्रैकर डालते हैं विद इन द जॉइंट। वो कैसे भी डाल सकते हैं, उसके 3 रूट बताए हैं इसमें। एक ओरल, एक इंट्रावस्कुलर डाल सकते हैं, यानी कि थ्रू वेसल्स, यानी वेन के थ्रू डालेंगे। ओरल हम मुंह से लेंगे, और इन्हेलेशन रूट के थ्रू। और इसको डालने के बाद ये जो रेडियो ट्रैकर है, ये जो भी अब नॉर्मल साइट है वहाँ पे उस पर पहुँच जाएगा, और जब हम इमेजिंग करेंगे ना, तो हमें एक डिटेल इमेजिंग इससे मिल सकती है। अब हम सर्जरी में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो जो एनेस्थीसिया है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक लोकल एनेस्थीसिया, एक रीजनल एनेस्थीसिया और एक जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उसी के स्किन के पास हम दे देंगे, ठीक है, ताकि वो उस जॉइंट की सेंसेशन को वहाँ से लेकर ना जा सके। उसके अलावा रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि लोअर लिम्ब के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्पाइनल, यानी स्पाइनल रीजन पे हम देंगे, जो कि लोअर बॉडी को पूरा क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा उसकी सेंसेशन। ठीक है, तो लोअर बॉडी विल बी नम्ड और यू विल बी अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आपकी पूरी बॉडी, आप मतलब पूरे टाइम आप अवेक रहोगे, लेकिन आपको अपनी लोअर बॉडी की सेंसेशन का पता नहीं चलेगा। इसके अलावा हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो मेडिकेशन होती है, या फिर एक इंट्रावीनस मेडिकेशन दी जाती है, जो कि आपको स्लीप मतलब आप फुल स्लीप हो जाओगे। इसके अलावा एक एंडोटेक्रियल ट्रेकियल ट्यूब भी डाली जा सकती है। उसके थ्रू हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, जो कि आपके नोज़ के थ्रू जाएगा। अब बात करेंगे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की। तो इसमें सबसे पहला है जो हम सर्जरी करने वाले हैं, उसमें ओपन साइनोवेक्टमी। इसमें होता क्या है कि एक स्किन इंसीजर लगाया जाता है नियर द जॉइंट, एंड द सॉफ्ट टिश्यू विल बी केयरफुली डाइसेक्टेड। जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसको इजीली डाइसेक्ट करेंगे। जो भी एबनॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको रिमूव कर देंगे, एक्सीज कर देंगे, यानी रिमूव कर देंगे। और जो भी लूज बॉडीज़ है जॉइंट कैविटी में, कोई भी डिब्रीज है, कूड़ा है, उसको रिमूव कर देंगे। और जो भी एडिशन स्कार टिश्यू है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। और फिर उसके बाद जो भी रिमूव करने के बाद वापस से जितनी भी चीज़ें थी उसको फिक्स कर देंगे थ्रू सूचर। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उसको फिर उस वुंड को हम ड्रेस कर देंगे, ताकि वो हील हो जाए प्रॉपर्ली। इसके अलावा हम आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 स्मॉल इंसिजन लगाए जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि एक से हम आर्थ्रोस्कोप डालेंगे, कुछ से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, और बिना ज़्यादा क्या करें, वुंड को ओपन करें, मतलब जॉइंट को पूरा ओपन ना करके हम कुछ स्मॉल होल के थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाल के हम क्या करेंगे, उस जॉइंट को ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ना ताकि ब्लीडिंग ना हो, हम एक इलेक्ट्रो कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? एक तरीके से हॉट मतलब गर्म होता है, और जब ये हम इससे कुछ चीज़ कट करते हैं ना, तो ये ब्लड वेसल्स को वहीं के वहीं क्या कर देता है? श्रिंक कर देता है, ताकि जो ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो स्मॉल इंसिजन होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जल्दी रिकवर हो जाता है, और फिर जो भी है उसको हम ड्रेस कर देते हैं, ताकि वो हील हो जाए प्रॉपर्ली। तो सर्जरी करने के बाद हम क्या करेंगे? वाइटल साइंस को एग्जामिन करते रहेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ताकि जो भी उसकी रिकवरी है उसका पता चल पाए। इसके अलावा जो डॉक्टर है वो कुछ पेन मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो उसके लिए एक प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। ठीक है, ताकि क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम लो जो पेशेंट है वो लेटा रहेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट ना हो। इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव डाइट है उसका भी ध्यान रखा जाता है, कि इनिशियली कैसे हमें स्टार्ट करना है।
इन्होंने कहा कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के बाद हम प्रोसीजर के बाद उसके बाद फूड और वाटर का कुछ हम उसको कंजप्शन करा सकते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुअली जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने 24 टू 48 आवर लिखा है, लेकिन हम बहुत मिनिमली करेंगे क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि पेन भी काफ़ी रहता है, तो हम पैसिव मूवमेंट के साथ ही स्टार्ट करते हैं ताकि जो जॉइंट है उसमें कोई भी स्वेलिंग या फिर जो हमारे स्टिचेज़ हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो हम धीरे-धीरे ही स्टार्ट कराएँगे ये सारा प्रोसीजर। और बाद में हमें उसकी मसल स्ट्रेंथ और जॉइंट मोबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है ताकि जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके बाद वो अपनी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो रिगेन कर पाए। इतने सारे प्रोसीजर्स करने के बाद भी जॉइंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन बनी रहती है, जैसे कि हो सकता है कि जो प्रोसीजर हुआ है उसकी वजह से कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई है तो ब्लीडिंग के चांस बन सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है इंस्ट्रूमेंट क्लीन ना हो, इन्फेक्टेड हो, तो जॉइंट में इन्फेक्शन होने के भी चांस बन सकते हैं। इसके अलावा लिगामेंट और कार्टिलेज या फिर कोई नर्व भी डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर हमने ओपन ओपन सर्जरी करी है तो साइनो जॉइंट स्टिफनेस भी बन सकती है। इसके लिए हमें फिजिकल थेरेपी का यूज़ लेना होता है। इसके अलावा ये मैंने बताया कि ब्लड वेसल और नर्व को भी डैमेज कर सकता है। साथ में ब्लड क्लॉट या फिर भी जा सकता है, क्योंकि सर्जरी में ब्लड क्लॉट जाता होता है, तो वो हो सकता है वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुँच जाए या लंग्स तक पहुँच जाए, ठीक है? तो लेग में भी रह सकता है, तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के भी चांस बन सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।